बीजेपी के लिए क्या लगता है कितनी मुसीबतें बनने वाली है इस चुनाव में? मैडम हरियाणा में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, फरीदाबाद मेरा घर है, यहाँ भी रहता हूँ, मुझे मालूम है वहाँ का माहौल क्या है। हरियाणा में बहुत मुश्किल चांस है इनके, अगर इन्होंने कोई ऊपर वाला ना करे ये कोई बड़ा कांड कर दें, क्योंकि मैंने देखा इलेक्शन से पहले ये कोई ना कोई बड़ा कांड कर देते हैं। अभी मैंने एक बयान पढ़ा था, हिंदू बटेगा तो कटेगा, आपको ध्यान है ना, हिंदू बटेगा तो कटेगा। अरे हिंदू कब खतरे में? 80% हिंदू, 14% मुसलमान और तुम्हारे 2% सिख। आज तक सिखों ने तो आवाज नहीं उठाई हम खतरे में, हिंदू ही क्यों खतरे में आता है। और जब जब बीजेपी की सीट खतरे में आती है ना, तब तक हिंदू खतरे में आता है और ये कोई ना कोई ऐसा कांड करने में लग जाते हैं कि किसी तरीके से सहानुभूति इन्हें मिले। और मैं जानता हूँ कि मैडम पब्लिक समझ चुकी है, हर चीज़ की एक हद होती है। सन 2014 महंगाई, लोग बागों ने सोचा शायद महंगाई कम हो जाएगी, दिया वोट, अच्छी बात है। सन 2019 पहला वोट आपका शहीदों के नाम, इन्होंने वहाँ भी शहीदों को नहीं छोड़ा, उनके नाम पे भी वोट मांगा। 2024 लोग बागों ने नारा चलाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, पर कैसे लाए? और इतना जरूर है मैडम, मैं आने वाला भविष्य बता रहा हूँ आपको, अगर ये हरियाणा से और जम्मू कश्मीर से निपट गए तो समझो कि बीजेपी की सरकार खत्म, उसी के अगले दिन बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी। और सरकार फिर किसी और की ही बनेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल बैठेगा या कांग्रेस बैठेगी या गठबंधन बैठेगी, कोई भी हो सरकार, अगर ये दोनों राज्यों से निपट गई बीजेपी तो समझो, और उम्मीद है कि दोनों राज्यों से बीजेपी निपट जाएगी, क्योंकि यहाँ इनका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी ये लिस्ट बना रहे हैं, दे रहे हैं, वापस ले रहे हैं। हरियाणा के लिए कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन हटा दिए जाएं, राम रहीम बाबा को छोड़ रहे हैं कि शायद वो जितवा दे, और पता नहीं कितने ऐसे जिन पे कितने बड़ी बड़ी धाराएं लगी हुई हैं, उन आदमियों को ये बाहर ला रहे हैं, पैरोल मिल रहा है, पता नहीं ये क्या दिखाना चाहते हैं। या तो किसी टाइम मैडम एक बात बताऊं, संसद में है ना पढ़े लिखे आदमी थे, और जब से बीजेपी आई है ना सरकार, तो आजकल संसद में सपेरे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अच्छा। भगवा कपड़े पहने हुए सपेरे ही नजर आ रहे हैं, बस उनके हाथ में एक एक बीन और दे दो, उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है मैडम। इसलिए कहता हूँ कि पढ़े लिखों को भेजो संसद में, और ऐसे जो है ना इन्हें भेजो जंगल में, इनका काम है जंगल में ही रहना। ये देश में रहेंगे तो ऐसे ही हिंदू मुस्लिम भाई को भाई से बांटते रहेंगे, कभी हिंदू खतरे में नहीं है ना मुसलमान खतरे में। आज इस देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, 76 साल, आज तक कभी ना हिंदू खतरे में हुआ ना मुसलमान खतरे में हुआ। और मैंने बताया जब तक बीजेपी पार्टी खतरे में हुई तो सबसे पहले हिंदू खतरे में आएगा। और हिंदू का दुश्मन कौन? हिंदू। हिंदू भी दो खेमे में बट गए हैं जी, एक बीजेपी वाले हिंदू और एक जो वास्तविक हिंदू हैं, जिनको ना बीजेपी से मतलब, उन्हें देश से मतलब है, सही बात को उठा रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। पर एक बीजेपी के हिंदू हैं, उन्हें मोदी ने जो कह दिया, जब व्हाट्सएप से उन्हें जो ज्ञान मिल गया ना, वो समझो कि परमात्मा ने कह दिया, उसे वो सही साबित करके रहेंगे। और जो मेरे जैसे हिंदू हैं, मेरे जैसी कैटेगरी में आते हैं, मैंने आपके चैनल पर मैडम राहुल की भी बुराई की है, अगर उसने कुछ गलत बोला तो मैंने उसकी भी बुराई की है। मुझे देश से मतलब है, मुझे राहुल और मोदी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे राहुल खाने को देगा ना मोदी खाने को देगा, मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा जी। अच्छा, इस बात से कितने सहमत है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भले हम विपक्ष में फिर भी सरकार हम ही चला रहे हैं? देखो मैडम, शायद आपको ध्यान होगा बजट के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होता है, जिसमें प्रधानमंत्री को भाषण देना होता है। ये 70 साल में पहला चांस है कि मोदी जी बजट के धन्यवाद प्रस्ताव से गायब हो गए, नहीं आए, जबकि जरूरी था कि उनका आके धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलना था, वो नहीं आए और रह गए। मैंने तो देखा है मैडम, मोदी योग क्या नाम है, हमारे राहुल भी कैबिनेट मंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है, जेट सेक्रेटरी सुरक्षा मिली है, सब कुछ मिलता है उन्हें। उनका पहली लाइन में बैठने का हक था, पहली लाइन में बैठने का। लाल किले पर 15 अगस्त को उन्हें चौथी लाइन में बैठाया गया। क्यों ऐसा पहली बार ही क्यों हुआ? मोदी जी में हिम्मत नहीं है राहुल से आंख मिला के बात कर सके। मोदी जी घबराए हुए हैं और मोदी जी जब तक बैठे हुए हैं सत्ते पे, वो सांस ले लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इधर तो राहुल का खतरा
इधर राहुल का खतरा और उधर नीतीश का और वो चंद्रबाबू नायडू का खतरा, क्योंकि कई बातों पे वो भी आवाज उठा चुके हैं। और तुम्हारे क्या नाम है पासवान, चिराग पासवान भी इनकी खिलाफत कर चुके हैं। मोदी जी को चुनाव आने का डर हो गया है क्या? विपक्ष मजबूत हो रहा है इसलिए डर आ गया मोदी जी के? देखो मैडम, जैसे जब ही चलेगा जब विपक्ष मजबूत होगा। 2 बार ये पूर्ण बहुमत में थे, 308, 310, 350 तक लेके थे। इन्होंने मनमर्जी की, कोई भी बिल लाए बिना सोचे समझे, उसमें कई हैं किसान बिल, व्हीकल बिल, बेचारे वापिस लेने पड़े ना इन्हें। 700 किसानों को शहीद करवा के इन्होंने बिल वापिस ले लिया। क्यों भाई? तुम तो जनरल डायर से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। जनरल डायर ने तो गोली से 350 मारे, तो तुमने तो रोड में मरवा दिए 750, फिर बिल वापिस ले लिया। व्हीकल बिल तुमने रात में लगा दिया। ये थी इनकी एक तानाशाही, क्योंकि सरकार से बोलने वाला कोई नहीं था। आज विपक्ष मजबूत है और मैं तो कहता हूँ राहुल प्रधानमंत्री बने या ना बने, विपक्ष मजबूत बना रहे कांग्रेस, देश के काम होंगे। अब भी इनके 4 बिल अटक गए जो ला रहे थे। कांग्रेस हारी क्यों? 60 साल राज किया क्यों? हाँ मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। इसका जवाब दो, बीजेपी क्यों आई? हाँ मैं बताता हूँ, बीजेपी क्यों आई? अरे सुनो ना यार, बताओ। 60 साल कांग्रेस ने, 60 नहीं 53 साल एक छत्र राज किया देश में, ठीक है ना, मतलब खुद रही वो। सन 14 में एक ऐसी आंधी आई कि भाई 2 करोड़ रोजगार, पेट्रोल सस्ता, डीजल सस्ता, ये सब सस्ता। बीजेपी भी झूठ बोलती है, बीजेपी भी झूठ बोलती है, हाथी भी झूठ बोलता है, मुलायम भी झूठ, सारी झूठ बोलते हैं। भारत के हिंदुस्तान की पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में 2 पहलवान, हरियाणा, 1 मिनट रुक जाइए, अरे रुकिए, हरियाणा में 2 पहलवान झूठ बोलते हैं। बड़े शर्म की बात है कि जिन पहलवानों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, प्रधानमंत्री अवार्ड दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री कांग्रेस में घुस करके कांग्रेस पार्टी के टिकट ले रहे। कितने शर्म की बात है, देश का कितनी इमेज खराब कर रही है। पहलवानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए जी। अच्छा, क्या कहना देखिए, विनेश फोगाट ने तो सीधे बोल दिया कि जब हमारे मुसीबत के समय में बीजेपी कहीं भी आसपास नहीं था, कांग्रेस था हमारे साथ। देखो मैडम, जंतर मंतर का तुम्हें पता है, घसीटे गए थे ये पहलवान, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया। ओलंपिक में सुन लेना भाई साहब, ओलंपिक में उसने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को हराया था क्वार्टर फाइनल में, जो अपने जीवन तक आज तक एक कुश्ती नहीं हारी। उस खिलाड़ी को हराया था, वो नंबर 1 खिलाड़ी थी वर्ल्ड की। मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया, ठीक है। और जब उसका 100 ग्राम वजन के पीछे उसे बाहर कर दिया गया, मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया। क्या एक मिनट भाई साहब, प्रधानमंत्री का फर्ज, हर देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ी के लिए आवाज उठाता है। हमारे मोदी जी ने एक भी आवाज नहीं उठाई ओलंपिक समिति में। और हमारी पीटी ऊषा जो हमारी ओलंपिक अध्यक्ष हैं हिंदुस्तान की, उनकी एक आवाज नहीं उठती। अब तुम्हें क्या तकलीफ होती है बीजेपी को, अगर वो राजनीति से संन्यास लेके अगर चुनाव लड़ रही है किसी पार्टी से, तो इसमें तकलीफ क्या है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। देखो भाई साहब, हरियाणा में लोगों को मैडम एक ही तकलीफ है, जो बीजेपी को चाहने वाले ना, अरे भाई उसने शादी कर ली, सोनाक्षी सिन्हा ने मुसलमान से शादी कर ली, अरे तुम्हारा क्या ले लिया? उसने शादी की, वो राजी, उसके माँ बाप राजी, तुम्हें क्या? पर इन्हें ये नहीं मालूम, जो है ना तुम्हारे सुब्रमण्यम स्वामी, इनका दामाद मुसलमान है और तुम्हारे आडवाणी का दामाद मुसलमान है, तब तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। और कोई अदर कोई कर लेता है तो तुम उछलने लगते हो। क्यों ऐसा करते हो भाई? अगर कोई, देखो मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। बुरा है। क्या लगता है ये चुनाव आते आते मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं क्या? इसके चुनाव के बाद मोदी जी हरियाणा में जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस का जोर क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि खट्टर साहब को इस्तीफा दिलवा करके सैनी साहब को बैठा दिया। खट्टर साहब को इस्तीफा दिला के सैनी साहब को बुलवा दिया। खट्टर साहब हार जाएंगे, सेंटर भेज दिया, अब सैनी को उठा के जोर। मतलब हर पार्टियां घबरा रही है कि हम कहीं हार न जाए, इसलिए पहलवानों को ले रही, कहीं किसको ले। कुल मिलाकर के भारत की जनता को बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने। जब चुनाव आता है तब ड्रामेबाजी शुरू करते हैं।